अप्रैल का महीना था। बादाम की डालियां फूलों से लद गई थी और हवा में बर्फीली खुनकी के बावजूद बहार की लताफत आ गई थी। बुलंदोबाला तंगों के नीचे मखमली दूब पर कहीं कहीं बर्फ के टुकड़े सफेद फूलों की तरह खिले हुए नजर आ रहे थे। अगले माह तक ये सफेद फूल इसी दूब में जज्ब हो जाएंगे और दूब का रंग गहरा सब्ज हो जाएगा और बादाम की शाखों पर हरे हरे बादाम पुखराज के नगीनों की तरह झिलमिलाएंगे और नीलगुण पहाड़ों के चेहरों से कोहरा दूर होता जाएगा और इस झील के पुल के पार पगडंडी की ठाक मुलायम भेड़ों की जानी पहचानी बा आ से झंझना उठेगी और फिर इन बुलंदोबाला तंगों के नीचे चरवाहे भेड़ों के जिस्मों से सर्दियों की पली हुई मोटी मोटी उन गर्मियों में कुतरते जाएंगे और गीत गाते जाएंगे। लेकिन अभी अप्रैल का महीना था। अभी तंगों पर पत्तियां ना फूटी थी। अभी पहाड़ों पर बर्फ का कोहरा था। अभी पगडंडी का सीना भेड़ों की आवाज से गूंजा ना था। अभी सम्मल की झील पर कंवल के चराग रोशन ना हुए थे। झील का गहरा सब्ज पानी अपने सीने के अंदर उन लाखों रूपों को छुपाए बैठा था जो बहार की आमद पर यकायक उसकी सतह पर एक मासूम और बेलौस हंसी की तरह खिल जाएंगे। पुल के किनारे किनारे बादाम के पेड़ों की शाखों पर शगुफे चमकने लगे थे। अप्रैल में ज़मिस्तान की आधेरी शब में जब बादाम के फूल जागते हैं और बहार के नदीब बनकर झील के पानी में अपनी किश्तियां तैराते हैं। फूलों के नन्हे नन्हे शिकारे सतह आप पर रक्साउलर्जा बहार की आमद के मुंतजिर हैं। पुल के जंगले का सहारा लेकर मैं एक अरसे से उसका इंतजार कर रहा था। पहर खत्म हो गई। शाम आ गई। झील वलर को जाने वाले हाउस बोट पुल की संगलानी मेहराबों के बीच में से गुजर गए और अब वो उफुत की लकीर पर कागज की नाव की तरह कमजोर और बेबस नजर आ रहे थे। शाम का धिरमजी रंग आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक फैलता गया और धिरमजी से सुरमई और सुरमई से सियाह होता गया। हत्ता की बादाम के पेड़ों की धतार की ओट में पगडंडी भी सो गई और फिर रात के सन्नाटे में पहला तारा किसी मुसाफिर के गीत की तरह चमक उठा। हवा की खुनकी तेजतर होती गई और नथने उसके बर्फीले लम्स से सुन्न हो गए। और फिर चांद निकल आया और फिर वो आ गई, तेज तेज कदमों से चलती हुई, बल्कि पगडंडी के ढलान पर दौड़ती हुई वो बिल्कुल मेरे धरीब आके रुक गई। उसने आहिस्ता से कहा, हाय। उसकी सांस तेजी से चल रही थी, फिर रुक जाती, फिर तेजी से चलने लगती। उसने मेरे शाने को अपनी उंगलियों से छुआ और फिर अपना सर वहां रख दिया और उसके गहरे सियाह बालों का परेशान घना जंगल दूर तक मेरी रूह के अंदर फैलता चला गया और मैंने उससे कहा, पहर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। उसने हंसकर कहा, अब रात हो गई है, बड़ी अच्छी रात है। उसने अपना कमजोर नन्हा छोटा सा हाथ मेरे दूसरे शाने पर रख दिया और जैसे बादाम के फूलों से भरी शाद झुककर मेरे कंधे पर सो गई। देर तक वो खामोश रही। देर तक मैं खामोश रहा। फिर वो आप ही आप हंसी, बोली, अब्बा मेरे पगडंडी के मोड़ तक मेरे साथ आए थे क्योंकि मैंने कहा, मुझे डर लगता है। आज मुझे अपनी सहेली रज्जो के घर सोना है, सोना नहीं जागना है। क्योंकि बादाम के पहले शगुफों की खुशी में हम सब सहेलियां रात भर जागेंगी और गीत गाएंगी और मैं तो पहर से तैयारी कर रही थी इधर आने की। लेकिन धान साफ करना था और कपड़ों का ये जोड़ा जो कल धोया था आज सूखा ना था। उसे आग पर सुखाया और अम्मा जंगल से लकड़ियां चुनने गई थी, वो अभी आई ना थी और जब तक वो ना आती मैं मक्की के भुट्टे और खुश्क खुबानियाँ और जरवालो तुम्हारे लिए कैसे ला सकती हूँ। देखो ये सब कुछ लाई हूँ तुम्हारे लिए। हाय तुम सचमुच दफा खड़े हो, मेरी तरफ देखो मैं आ गई हूँ। आज पूरे चांद की रात है, आओ किनारे लगी हुई कश्ती खोलें और झील की सैर करें। उसने मेरी आंखों में देखा और मैंने उसकी मोहब्बत और हैरत में गुम पुतलियों को देखा
जिनमें उस वक्त चांद चमक रहा था और ये चांद मुझसे कह रहा था, जाओ कश्ती खोल के झील के पानी पर सैर करो। आज बादाम के पीले शगुफों का मुसर्रत भरा त्योहार है। आज उसने तुम्हारे लिए अपनी सहेलियों, अपने अब्बा, अपनी नन्ही बहन और अपने बड़े भाई सबको फरेब में रखा है, क्योंकि आज पूरे चांद की रात है और बादाम के सफेद खुश्क शगुफे बर्फ के गालों की तरह चारों तरफ फैले हुए हैं और कश्मीर के गीत उसकी छातियों में बच्चे के दूध की तरह उमड़ आए हैं। उसकी गर्दन में तुमने मोतियों की ये सतलड़ी देखी। ये सुर्ख सतलड़ी उसके गले में डाल दी और उससे कहा, तो आज रात भर जागेगी। आज कश्मीर की बहार की पहली रात है। आज तेरे गले में कश्मीर के गीत यूं खिलेंगे जैसे चांदनी रात में जाफरान के फूल खिलते हैं। ये सुर्ख सतलड़ी पहन ले। चांद ने ये सब कुछ उसकी हैरान पुतलियों से झांक के देखा, फिर यकायक कहीं किसी पेड़ पर एक बुलबुल नगमासरा हो उठी और कश्तियों में चिराग झिलमिलाने लगे और तंगों से परे बस्ती में गीतों की मध्यम सदा बुलंद हुई। गीत और बच्चों के खखे और मर्दों की भारी आवाजें और नन्हे बच्चों के रोने की मीठी सदाएं और छतों से जिंदगी का आहिस्ता आहिस्ता सुलगता हुआ धुआं और शाम के खाने की महक, मछली और भात और कड़म के साग का नरम नमकीन और लतीफ जायदा और पूरे चांद की रात का बहार आफरी जोबन। मेरा गुस्सा धुल गया। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और उससे कहा, आओ चले झील पर। पुल गुजर गया, पगडंडी गुजर गई, बादाम के दरख्तों की थतार खत्म हो गई, तल्ला गुजर गया। अब हम झील के किनारे किनारे चल रहे थे। झाड़ियों में मेंढक बोल रहे थे। मेंढक और झींगुर और बींडे, उनकी बेहंगम सदाओं का शोर भी एक नगमा बन गया था। एक ख्वाबनाक सिम्फनी और सोई हुई झील के बीच में चांद की कश्ती खड़ी थी, साकिन चुपचाप, मोहब्बत के इंतजार में हजारों साल से इसी तरह खड़ी थी। मेरी और उसकी मोहब्बत की मुंतजिर, तुम्हारी और तुम्हारे महबूब की मुस्कुराहट की मुंतजिर, इंसान के इंसान को चाहने की आरज़ू की मुंतजिर। ये पूरे चांद की हसीन पाकीज़ा रात किसी कुंवारी के बेछुए जिस्म की तरह मोहब्बत के मुक़द्दस लम्स की मुंतजिर है। कश्ती ऊबानी के एक पेड़ से बंधी थी जो बिल्कुल झील के किनारे उगा था। यहाँ पर जमीन बहुत नरम थी और चांदनी पत्तों की ओट से छनती हुई आ रही थी और मेंढक हौले हौले गा रहे थे और झील का पानी बार बार किनारे को चूमता जाता था और उसके चूमने की सदा बार बार हमारे कानों में आ रही थी। मैंने दोनों हाथ उसकी कमर में डाल दिए और उसे जोर जोर से अपने सीने से लगा लिया। झील का पानी बार बार किनारे को चूम रहा था। पहले मैंने उसकी आंखें चूमी और झील की सतह पर लाखों कंबल खिल गए। फिर मैंने उसके रुखसार चूमे और नरम हवाओं के लतीफ झोंके यकायक बुलंद होके सदा गीत गाने लगे। फिर मैंने उसके होंठ चूमे और लाखों मंदिरों, मस्जिदों और कलीसाओं में दुआओं का शोर बुलंद हुआ और जमीन के फूल और आसमान के तारे और हवाओं में उड़ने वाले बादल सब मिलके नाचने लगे। फिर मैंने उसकी ठोड़ी को चूमा और फिर उसकी गर्दन के पेचो धम को, और कमल खिलते खिलते सिमटते गए कलियों की तरह और गीत बुलंद हो के मध्यम होते गए और नाच धीमा पड़ता पड़ता रुक गया। अब वही मेंढक की आवाज थी, वही झील के नरम नरम बोसे और कोई छाती से लगा सिसकिया ले रहा था। मैंने आहिस्ता से कश्ती खोली। वो कश्ती में बैठ गई। मैंने चप्पू अपने हाथ में ले लिया और कश्ती को खेकर झील के मरकज में ले गया। यहाँ कश्ती आप ही आप खड़ी हो गई, ना इधर बहती थी ना उधर। मैंने चप्पू उठाकर कश्ती में रख लिया। उसने पोटली खोली, उसमें से जरवालो निकालकर मुझे दिए। खुद भी खाने लगी। जरवालो खुशक थे और खट्टे मीठे। वो बोली, ये पिछली बार के हैं। मैं जरवालो खाता रहा और उसकी तरफ देखता रहा। वो आहिस्ता से बोली, पिछली बहार में तुम ना थे, पिछली बहार में मैं ना था।
और जरवालों के पेड़ फूलों से भर गए थे और जरा सी शाट हिलाने पर फूल टूटकर सतह जमीन पर मोतियों की तरह बिखर जाते थे। पिछली बहार में मैं ना था और जरवालों के पेड़ फलों से लदे फंदे थे। सब्ज सब्ज जरवालों, सख्त खट्टे जरवालों जो नमक मिर्च लगा के खाए जाते थे और जबान सी सी करती थी और नाक बहने लगती थी और फिर भी खट्टे जरवालों खाए जाते थे। पिछली बहार में मैं ना था और ये सब सब्ज जरवालों पक के पीले और सुनहरे और सुर्ख होते गए और डाल डाल में मुसर्रत के सुर्ख शगुफे झूम रहे थे और मुसर्रत भरी आँखें, चमकती हुई मासूम आँखें उन्हें झूमता हुआ देखकर रक्स सा करने लगती। पिछली बहार में मैं ना था और सुर्ख सुर्ख जरवालों खूबसूरत हाथों ने इकट्ठे कर लिए। खूबसूरत लबों ने उनका ताज़ा रस चूसा और उन्हें अपने घर की छत पर ले जाकर सूखने के लिए रख दिया कि जब ये जरवालों सूख जाएंगे, जब एक बहार गुजर जाएगी और दूसरी बहार आने को होगी तो मैं आऊंगा और उनकी लज्जत से लुत्फ अंदोज हो सकूंगा। जरवालों खा के हमने खुश्क खूबानियाँ खाई। खूबानी पहले तो बहुत मीठी मालूम ना होती मगर जब दहन के लुआब में घुल जाती तो शहदोशकर का मजा देने लगती। नम नम बहुत मीठी है ये, मैंने कहा। उसने एक गुठली को दांतों से तोड़ा और रूबानी का बीज निकाल के मुझे दिया। खाओ, बीज बादाम की तरह मीठा था। ऐसी रूबानियां मैंने कभी नहीं खाई। उसने कहा, ये हमारे आंगन का पेड़ है। हमारे यहाँ धूबानी का एक ही पेड़ है, मगर इतनी बड़ी और सुर्ख और मीठी ढूबानियाँ होती हैं उसकी कि मैं क्या कहूँ। जब ढूबानियाँ पक जाती हैं तो मेरी सारी सहेलियाँ इकट्ठी हो जाती हैं और ढूबानियाँ खिलाने को कहती हैं। पिछली बिहार में, और मैंने सोचा पिछली बिहार में मैं ना था, मगर धूबानी का पेड़ आंगन में इसी तरह खड़ा था। पिछली बिहार में वो नाजुक नाजुक पत्तों से भर गया था। फिर उनमें कच्ची ढूबानियों के सब्ज और नोकीले फल लगे थे। अभी इन ढूबानियों में गुठली पैदा ना हुई थी और ये कच्चे खट्टे फल दोपहर के खाने के साथ चटनी का काम देते थे। पिछली बहार में मैं ना था और फिर इन ढूबानियों में गुठलियां पैदा हो गई थी और ढूबानियों का रंग हल्का सुनहरा होने लगा था और गुठलियों के अंदर नरम नरम बीज अपने जायके में सब्ज बादामों को भी मात करते थे। पिछली बहार में मैं ना था और ये सुर्ख सुर्ख ढूबानियां जो अपनी रंगत में कश्मीरी दोशीजाओं की तरह सबिह थी और ऐसी ही रसदार सब्ज सब्ज पत्तों के झूमरों से झांकती नजर आती थी। फिर अल्हड़ लड़कियां आंगन में नाचने लगती और छोटा भाई दरख्त के ऊपर चढ़ गया और ढूबानियां तोड़ तोड़ कर अपनी बहन की सहेलियों के लिए फेंकता गया। कितनी मीठी थी वो पिछली बहार की रसभरी ढूबानियां। जब मैं ना था, ढूबानियां खा के उसने मकई का भुट्टा निकाला। ऐसी सोंधी सोंधी खुशबू थी। सुनहरा सेंका हुआ भुट्टा और करकरे दाने साफ शफाफ मोतियों की सी जिला लिए हुए और जायके में बेहद शीरीं। वो बोली, ये मिस्री मकई के भुट्टे हैं, बेहद मीठे। मैंने भुट्टा खाते हुए कहा। वो बोली, पिछली फसल के रखे थे घड़ों में छिपा के। अम्मा की आंख से ओझल मैंने भुट्टा एक जगह से खाया। दानों की चंद तारे रहने दे। फिर उसने उसी जगह से खाया और दानों की चंद तारे मेरे लिए रहने दे, जिन्हें मैं खाने लगा और इस तरह हम दोनों एक ही भुट्टे से खाते गए। और मैंने सोचा, ये मिस्री मकई के भुट्टे कितने मीठे हैं। ये पिछली फसल के भुट्टे, जब तू थी लेकिन मैं ना था, जब तेरे बाप ने हल चलाया था खेतों में, गोड़ी की थी, बीज बोए थे, बादलों ने पानी दिया था, जमीन ने सब्ज सब्ज रंग के छोटे छोटे पौधे उगाए थे जिनमें तूने निलाई की थी। फिर पौधे बड़े हो गए थे और उनके सरों पर सरियां निकल आई थी और हवा में झूमने लगी थी और तू मकई के पौधों पर हरे हरे भुट्टे देखने जाती थी। जब मैं ना था,
लेकिन भुट्टो के अंदर दाने पैदा हो रहे थे, दूध भरे दाने, जिनकी नाजुक जिल्द के ऊपर अगर जरा सा भी नाखून लगा जाए तो दूध बाहर निकल आता है। ऐसे नरमो नाजुक भुट्टे इस धरती ने उगाए थे और मैं ना था। और फिर ये भुट्टे जवान और तवाना हो गए और उनका रस पुट्टा हो गया, पुट्टा और सख्त। अब नाखून लगाने से कुछ ना होता था, अपने नाखून ही के टूटने का एहतिमाल था। भुट्टो की मूंछें जो पहले पीली थी, अब सुनहरी और आखिर में स्याही माइल होती गईं। मकई के भुट्टो का रंग जमीन की तरह भूरा होता गया। मैं जब भी ना आया था और फिर खेतों में खलियान लगे और खलियानों में बैल चले और भुट्टो से दाने अलग हो गए और तूने अपनी सहेलियों के साथ मोहब्बत के गीत गाए और थोड़े से भुट्टे छुपा के और सेंक के अलग रख दिए। जब मैं ना था, धरती थी, तकलीफ थी, मोहब्बत के गीत थे, आंख पर सेंके हुए भुट्टे थे, लेकिन मैं ना था। मैंने मुसर्रत से उसकी तरफ देखा और कहा, आज पूरे चांद की रात को जैसे हर बात पूरी हो गई है। कल तक पूरी ना थी, आज पूरी है। उसने भुट्टा मेरे मुंह से लगा दिया। उसके होंठों का गर्म गर्म लम्स अभी तक इस भुट्टे पर था। मैंने कहा, मैं तुम्हें चूम लूं? वो बोली, हश, कश्ती डूब जाएगी। तो फिर क्या करें? मैंने पूछा। वो बोली, डूब जाने दो, वो पूरे चांद की रात मुझे अब तक नहीं भूलती। मेरी उम्र 70 बरस के करीब है, लेकिन वो पूरे चांद की रात मेरे जहन में इस तरह चमक रही है जैसे अभी वो कल आई थी। ऐसी पाकीज़ा मोहब्बत मैंने आज तक नहीं की होगी, उसने भी नहीं की होगी। वो जादू, वो कुछ और था, जिसने पूरे चांद की रात को हम दोनों को एक दूसरे से यूं मिला दिया कि वो फिर घर नहीं गई। उसी रात मेरे साथ भाग आई और हम 5-6 दिन मोहब्बत में खोए हुए बच्चों की तरह इधर उधर जंगलों के किनारे, नदी नालों पर, अखरोटों के साए तले घूमते रहे, दुनियाओं फीहा से बेक पर। फिर मैंने इसी झील के किनारे एक छोटा सा घर खरीद लिया और उसमें हम दोनों रहने लगे। कोई 1 महीने के बाद में श्रीनगर गया और उससे ये कह के गया कि तीसरे दिन लौट आऊंगा। तीसरे दिन में लौट आया तो क्या देखता हूँ कि वो एक नौजवान से घुल मिल के बातें कर रही है। वो दोनों एक ही रकाबी में खाना खा रहे थे, एक दूसरे के मुंह में लुकमे डालते जाते हैं और हंसते जाते हैं। मैंने उन्हें देख लिया, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं देखा। वो अपनी मुसर्रत में इस कदर महव थे कि उन्होंने मुझे नहीं देखा। और मैंने सोचा कि ये पिछली बहार या उससे भी पिछली बहार का महबूब है, जब मैं ना था, और फिर शायद और आगे भी कितनी ही ऐसी बहारें आएंगी, कितनी ही पूरे चांद की रातें, जब मोहब्बत एक फाहिशा औरत की तरह बेकाबू हो जाएगी और उरिया हो के रक्स करने लगेगी। आज तेरे घर में निज़ा आ गई है, जैसे हर बहार के बाद आती है। अब तेरा यहाँ क्या काम? इसलिए मैं ये सोचकर उनसे मिले बगैर ही वापस चला गया और फिर अपनी पहली बहार से कभी नहीं मिला। और अब मैं 48 बरस के बाद लौट के आया हूँ। मेरे बेटे मेरे साथ हैं। मेरी बीवी मर चुकी है, लेकिन मेरे बेटों की बीवियां और उनके बच्चे मेरे साथ हैं। और हम लोग सैर करते करते सम्मल झील के किनारे आ निकले हैं। और अप्रैल का महीना है और पहर से शाम हो गई है और मैं देर तक पुल के किनारे खड़ा बादाम के पेड़ों की तारे देखता जाता हूँ और खुनुक हवा में सफेद शगुफों के गुच्छे लहराते जाते हैं और पगडंडी की ढाक पर से किसी के जाने पहचाने कदमों की आवाज सुनाई नहीं देती। एक हसीन दोशीज़ा लड़की हाथों में एक छोटी सी पोटली दबाए पुल पर से भागती हुई गुजर जाती है और मेरा दिल धक से रह जाता है। दूर पार तंगों से परे बस्ती में कोई बीवी अपने धाविन को आवाज दे रही है। वो उसे खाने पर बुला रही है। कहीं से एक दरवाजा बंद होने की सदा आती है और एक रोता हुआ बच्चा यकायक चुप हो जाता है।
छतों से धुआं निकल रहा है और परिंदे शोर मचाते हुए एकदम दरख्तों की घनी शाखों में अपने पर फड़फड़ाते हैं और फिर एकदम चुप हो जाते हैं। जरूर कोई मांझी गा रहा है और उसकी आवाज गूंजती गूंजती उफुत के उस पार गुम होती जा रही है। मैं पुल को पार करके आगे बढ़ता हूँ। मेरे बेटे और उनकी बीवियां और बच्चे मेरे पीछे आ रहे हैं। वो अलग अलग टोलियों में बटे हुए हैं। यहाँ पर बादाम के पेड़ों की दतार खत्म हो गई। तल्ला भी खत्म हो गया। झील का किनारा है। ये धुबानी का दरख्त है, लेकिन कितना बड़ा हो गया है। मगर कश्ती, ये कश्ती है। मगर क्या ये वही कश्ती है? सामने वो घर है, मेरी पहली बहार का घर, मेरी पूरे चांद की रात की मोहब्बत। घर में रोशनी है, बच्चों की सदाएं हैं। कोई भारी आवाज में गाने लगता है, कोई बुढ़िया उसे चीख कर चुप करा देती है। मैं सोचता हूँ, आधी सदी हो गई, मैंने इस घर को नहीं देखा। देख लेने में क्या हर्ज है? आखिर मैंने उसे खरीदा था। देखा जाए तो मैं अभी तक उसका मालिक हूँ। देख लेने में हर्ज ही क्या है? मैं घर के अंदर चला जाता हूँ। बड़े अच्छे प्यारे बच्चे हैं। एक जवान औरत अपने धाविंद के लिए रकाबी में खाना रख रही है। मुझे देखकर ठिठक जाती है। दो बच्चे लड़ रहे थे। मुझे देखकर हैरत से चुप हो जाते हैं। बुढ़िया जो अभी गुस्सा में डांट रही थी, थम के पास आके खड़ी हो जाती है। कहती है, कौन हो तुम? मैंने कहा, ये घर मेरा है। वो बोली, तुम्हारे बाप का है। मैंने कहा, मेरे बाप का नहीं है, मेरा है। कोई 48 साल हुए मैंने इसे खरीदा था। बस इस वक्त तो यूं ही मैं इसे देखने के लिए चला आया। आप लोगों को निकालने के लिए नहीं आया हूँ। ये घर तो बस समझिए अब आप ही का है। मैं तो यूं ही। मैं ये कहकर लौटने लगा। बुढ़िया की उंगलियां सख्ती से थम पर जम गईं। उसने सांस जोर से अंदर को खींची। बोली, तो तुम हो। अब इतने बरस के बाद कोई कैसे पहचाने? वो थम से लगी देर तक खामोश खड़ी रही। मैं नीचे आंगन में चुपचाप खड़ा उसकी तरफ देखता रहा। फिर वो आप ही आप हंस दी। बोली, आओ मैं तुम्हें अपने घर के लोगों से मिलाऊं। देखो, ये मेरा बड़ा बेटा है, ये इससे छोटा है, ये बड़े बेटे की बीवी है, ये मेरा बड़ा पोता है, सलाम करो बेटा। ये पोती, ये मेरा धाविंद है। शश, उसे जगाना नहीं, परसों से उसे बुखार आ रहा है, सोने दो उसे। वो बोली, तुम्हारी क्या धातिर करूं? मैंने दीवार पर खूंटी से टंगे हुए मकई के भुट्टों को देखा। सेंके हुए भुट्टे, सुनहरे मोतियों के से शफ्फाफ दाने। हम दोनों मुस्कुरा दिए। वो बोली, मेरे तो बहुत से दांत झड़ चुके हैं, जो हैं भी वो काम नहीं करते। मैंने कहा, यही हाल मेरा भी है, भुट्टा ना खा सकूंगा। मुझे घर के अंदर घुसते देखकर मेरे घर के अफराद भी अंदर चले आए थे। अब धूप गहमा गहमी थी। बच्चे एक दूसरे से बहुत जल्द मिलजुल गए। हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता बाहर चले आए। आहिस्ता आहिस्ता झील के किनारे चलते गए। वो बोली, मैंने 6 बरस तुम्हारा इंतजार किया, तुम उस रोज क्यों नहीं आए? मैंने कहा, मैं आया था, मगर तुम्हें किसी दूसरे नौजवान के साथ देखकर वापस चला गया था। क्या कहते हो? वो बोली, हाँ, तुम उसके साथ खाना खा रही थी, एक ही रकाबी में, और वो तुम्हारे मुंह में और तुम उसके मुंह में लुक़्मे डाल रही थी। वो एकदम चुप हो गई, फिर जोर जोर से हंसने लगी। जोर जोर से हंसने लगी। क्या हुआ? मैंने हैरान होकर पूछा। वो बोली, अरे वो तो मेरा सगा भाई था। वो फिर जोर जोर से हंसने लगी। वो मुझसे मिलने के लिए आया था, उसी रोज तुम भी आने वाले थे।
वो वापस जा रहा था। मैंने उसे रोक लिया कि तुमसे मिल के जाए। तुम फिर आए ही नहीं। वो एकदम संजीदा हो गई। 6 बरस मैंने तुम्हारा इंतजार किया। तुम्हारे जाने के बाद मुझे खुदा ने बेटा दिया, तुम्हारा बेटा। मगर 1 साल बाद वो भी मर गया। 4 साल और मैंने तुम्हारी राह देखी मगर तुम नहीं आए। फिर मैंने शादी कर ली। 2 बच्चे बाहर निकल आए। खेलते खेलते एक बच्चा दूसरी बच्ची को मकई का भुट्टा खिला रहा था। उसने कहा, वो मेरा पोता है। मैंने कहा, वो मेरी पोती है। वो दोनों भागते भागते झील के किनारे दूर तक चले गए। जिंदगी के 2 खूबसूरत मुरक्के। हम देर तक उन्हें देखते रहे। वो मेरे करीब आ गई। बोली, आज तुम आए हुए हो तो मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने अब अपनी जिंदगी बना ली है। इसकी सारी खुशियां और हम देखे हैं। मेरा हरा भरा घर है और आज तुम भी आए हो। मुझे जरा भी बुरा नहीं लग रहा है। मैंने कहा, यही हाल मेरा है। सोचता था जिंदगी भर तुम्हें नहीं मिलूंगा, इसीलिए इतने बरस इधर कभी नहीं आया। अब आया हूँ तो जरा रत्ती भर भी बुरा नहीं लग रहा। हम दोनों चुप हो गए। बच्चे खेलते खेलते हमारे पास आ गए। उसने मेरी पोती को उठा लिया। मैंने उसके पोते को, उसने मेरी पोती को चूमा। मैंने उसके पोते को, और हम दोनों खुशी से एक दूसरे को देखने लगे। इसकी पुतलियों में चांद चमक रहा था और वो चांद हैरत और मुसर्रत से कह रहा था, इंसान मर जाते हैं लेकिन जिंदगी नहीं मरती। बहार खत्म हो जाती है लेकिन फिर दूसरी बहार आ जाती है। छोटी छोटी मोहब्बतें भी खत्म हो जाती हैं, लेकिन जिंदगी की बड़ी और अजीम सच्ची मोहब्बत हमेशा कायम रहती है। तुम दोनों पिछली बहार में ना थे। ये बहार तुमने देखी, इससे अगली बहार में तुम ना होगे। लेकिन जिंदगी फिर भी होगी और जवानी भी होगी और खूबसूरती और रानाई और मासूमियत भी। बच्चे हमारी गोद से उतर पड़े क्योंकि वो अलग से खेलना चाहते थे। वो भागते हुए ढूबानी के दरख्त के करीब चले गए जहाँ कश्ती बंधी थी। मैंने पूछा, ये वही दरख्त है? उसने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, ये दूसरा दरख्त है।